हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ईयर चल रहा है 2018। पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई पोटेंसी स्वीटनर। इनमें से कौन सा हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, वो होता है एलिटेम। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद कर लेना। हाई पोटेंसी स्वीटनर क्या होता है, एलिटेम। ये वाले पेपर है ना, ये वाले पेपर करोगे और आगे वाले पेपर देखोगे ना, तो पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिपीट हो ही मिलेंगे। कॉन्सेप्ट तो होता ही होता है, 5-6 टॉपिक तो ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो 15 से 20 मार्क्स हैं वो आपके, 15 मार्क्स हैं वो आपके इजीली हो जाएंगे पीवाईक्यू से। और बाकी सिलेबस आपने वो करना ही करना है, 9 to 12 वाला वो तो आपने कंप्लीट करना ही है। तो क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा गया है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो कैसे होती है ये वाले रिएक्शन, यहाँ पे इनमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारे पास ये वाला है, इस एच को ऐसे दिखाओ और CH Br, और इसको हम ऐसे दिखाएंगे CH2H। तो हमारे पास इसको मैं एक मानूं, इस मेथड को इसको दो मानूं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो एक वाले से ये HBr निकल जाए। तो अगर एक वाले से HBr निकला, एक निकला, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा CH2 CH, H यहाँ से गया, Br यहाँ से गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 ये हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये 2 वाला है, ये वाला और ये वाला यहाँ से निकलेगा, 2 से निकलेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड, एक प्रोडक्ट ये आया, एक प्रोडक्ट ये आया। हमने देखना है कि मैक्सिमम स्टेबल वो कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा। तो हमारे पास जितनी ज्यादा एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होती है, उतना ही ज्यादा हमारा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो ये वाली एल्कीन हमारी डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाली एल्कीन हमारी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट ना होके ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 4 में। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। इनमें से कौन सा सही होगा वेवलेंथ के लिए। तो हमें पता है कि देखो E क्या होता है, HV, और इससे क्या होता है, E क्या होता है, V क्या होता है, C/λ। तो एनर्जी और लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यहाँ पे लिखो हमारे पास कि हमारे पास जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। जितनी उतनी ज्यादा उनमें एनर्जी की स्प्लिटिंग होगी, तो उतनी ही कम क्या होगी, उसकी वेवलेंथ होगी। तो हमने क्या देखना है कि वीक फील्ड लिगेंड की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। लिगेंड है हमारे पास NO2 है, NH3 है, H2O है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो होता है NO2, उसके बाद NH3 और उसके बाद H2O। ये वाले किसका है, ये होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इनकी एनर्जी का ऑर्डर तो यही रहेगा, लेकिन वेवलेंथ का ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा। तो वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, H2O वाले की होगी। तो H2O वाले की मैक्सिमम जो वेवलेंथ है इसमें, उसके बाद NH3 की होगी, उसके बाद NO2 की। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 2 है हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 4, Ce3+ and Yb3+ show strong absorption in UV region. Which of the following region is not correct for it? कि जो Ce3+ होता है और Yb3+ होता है, योडेल एंथेनाइड, ये क्या होते हैं इनमें, इनमें क्या होता है यहाँ पे, विच इज ऑफ द फॉलोइंग नॉट द करेक्ट फॉर इट। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं यूवी विजिबल में। इनमें से कौन सा जो रीजन है वो नहीं होता। तो देखो, ट्रांजिशन अकर फ्रॉम 4F to 5D, ये वाली बात तो सही है कि 4F से 5D में ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू 1 होती है, ये भी सही है। और FD की पीक्स हैं वो एब्रोड होती है, ये वाली बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रमोशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो डिफिकल्ट नहीं होता। इन्होंने क्या दिया गया है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयंस इज डिफिकल्ट देन अदर आयंस। इन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रमोशन है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन 3 हमारा वो गलत हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, द सुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल इज। सुगर मोइटी जो डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, तो क्या हो जाएगी, देखो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखो डीऑक्सी ढूंढो, डीऑक्सी इस एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा βD2 डीऑक्सीराइबोज। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 में हमसे क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट
सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट इज यूज्ड, इनमें से कौन सा जो रिएजेंट होगा वहां पे सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट है वो यूज किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, फेलिंग बी सॉल्यूशन रहेगा। तो ऑप्शन 4 है आपका सही हो जाएगा। फेलिंग ए में कॉपर सल्फेट होता है हमारे पास, और टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर नाइट्रेट होता है। हमसे पूछा गया सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फेलिंग बी सॉल्यूशन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 है आपका वो सही हो जाएगा। बाद क्वेश्चन 7, विच ऑफ फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। तो हमारे पास कौन सा है, बाकी तो सारे क्या है बैक्टीरियोसाइडल हैं, यहाँ पे क्या है बैक्टीरियोस्टेटिक पूछा गया है, तो टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एसएनआई मैकेनिज्म, इनमें से एसएनआई मैकेनिज्म के लिए कौन सा सही होता है। एसएन1 मैकेनिज्म होता है, एसएन2 मैकेनिज्म होता है, ऐसे ये एसएनआई होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एसएनआई मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहला स्टेप क्या होता है, वहां पे क्या है डिसोसिएशन होगा बॉन्ड का, और वहां पे आयन बनेगा। तो क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू आयन पेयर, तो ये वाली बात सही है। तो हमारे पास फर्स्ट है वो वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, हमारे पास एल्काइन है और वहां पे H2, ये वाली रिएक्शन बहुत बहुत बार पूछी जाती है। पहले क्या होता है इसमें, कई बार ये दे देते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा, यहाँ पे ये वाला रिएजेंट दे देते हैं और ये बोलते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड वहां से बनेगा, बताओ क्या रिएक्टेंट है वो रहा होगा। तो वहां पे हमें आंसर देना होता है एल्काइन। बहुत बार आ चुका है ये पहले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले नहीं ये तो बाद में 1920-21 में इनमें आया हुआ है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और एच लग जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 पे, तो क्वेश्चन 10 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इनमें से कौन सा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के एनएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में सही है। तो यहाँ पे पहले आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है वो बनाना आना चाहिए। तो प्रोप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो 1 2 3, और उसके बाद आइसो का ग्रुप कब होता है, जब हमारे पास एक कार्बन पे 2 CH3 लगे हो, तो बी आर हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो एनएमआर में स्प्लिटिंग के लिए ये जो 3H हैं और ये 3H हैं ये एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ये 6H होंगे, और इन 6H का इस एक H की वजह से क्या आएगा, डबलेट आएगा, और इस H का इन 6H की वजह से क्या आएगा, सेप्टेट आएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है, देखो यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग होती है ना एनएमआर में, वो n+1 रूल से होती है। तो n+1 मीन्स क्या कि ये 6H एक जैसे हैं, तो इसकी एक H की वजह से क्या आएगा, 6H का हमारे पास क्या आएगा, डबलेट आएगा, और 1H का हमारे पास क्या आएगा, सेप्टेट आएगा, क्योंकि 6+1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे ऑप्शन पढ़ते हैं क्या पूछा गया। एब्जॉर्प्शन बाय 6 मिथाइल प्रोटोन अपीयर अ फील्ड, कि जो 6 मिथाइल प्रोटोन है ना, मिथाइल वाले 3 ये इनकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अफील्ड होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 6H है, इसकी वजह से जो इसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, और जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, अफील्ड होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एलोन प्रोटोन अपीयर अफील्ड नहीं, एब्जॉर्प्शन एलोन प्रोटोन का वो अफील्ड नहीं अपीयर होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एलोन प्रोटोन स्प्लिट इनटू क्वार्टेट नहीं, एलोन प्रोटोन का है वो सेप्टेट में जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ 6 मिथाइल प्रोटोन स्प्लिट इनटू क्वार्टेट, 6 मिथाइल ग्रुप का हमने देखा है वो क्या आएगा, एक H की वजह से डबलेट आएगा, क्वार्टेट नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। ऐसे करके आपने इसमें करना था। उसके बाद क्वेश्चन 11, द pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are this and this respectively, the pH of ammonium acetate solution will be। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास pKa pKb की वैल्यू गिवन है और वहां से हमें जो साल्ट बनेगा उसका बताना है pH, तो कैसे बताते, 7 प्लस में 1/2 pKa माइनस pKb, तो pKa की वैल्यू है 4.76 माइनस में pKb की वैल्यू है 4.75। तो यहाँ पे 7 प्लस में यहाँ से ये गया तो 0.01/2, तो यहाँ से ये 0.01/2 क्या हो जाएगा, 0.005, तो ये हो जाएगा 7.005। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। लैम्डा नॉट कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl, HCl एंड NaC आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। हमें NaCl के लिए ये कंडक्टेंस दिया गया, HCl के लिए ये, और NaC के लिए ये। तो हमें बताना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगा वो HAC के लिए क्या होगा। तो इनको जोड़ के घटा के आपने HAC बनाना है। तो यहाँ पे देखो H हमारा यहाँ से आएगा, AC यहाँ से आएगा, तो हम HCl और NaC को जोड़ देंगे।
लेकिन यहाँ से हमें Cl नहीं चाहिए, यहाँ से हमें Na नहीं चाहिए, तो NaCl को हम घटा देंगे। तो HCl और NaC को जोड़ा हमने, क्योंकि यहाँ से हमें क्या चाहिए, HAC चाहिए, Cl नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो हमने NaCl को माइनस किया। तो यहाँ पे HCl की वैल्यू पुट करो, NaC की, इसकी, और यहाँ से अब जब इनको सब्सट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को ऐड करके इसको घटाओगे, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 12 ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर इज, इनमें से इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर है वो सबसे ज्यादा किसका होगा। तो हमें पता है कि जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा मेटालिक है। तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया जिसमें सोडियम है वो सबसे ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन 2 है 13 का, वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 14, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ D6 आयन ऑक्टाहेड्रल इज। देखो डी ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें पता ये वाली होती है, अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल होता तो हमारे पास ऐसे होता। अब इन्होंने बोला क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसा इन्होंने क्यों बोला कि हमें पेयरिंग करवानी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फील किए, पेयरिंग होगी तो नीचे ही फील होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे बताते हैं कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो यहाँ पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई की माइनस ए बाई आर टी इन दिस इक्वेशन, पी रिप्रेजेंट्स दी। यहाँ पे ये वाला है वो कोलोइजन थ्योरी है ना, जो केमिकल काइनेटिक्स है, वहां से ये क्वेश्चन आया गया। तो पी यहाँ पे पूछा गया ये क्या होता है, स्टीरिक फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2I to HI gases, then what will be the equilibrium constant of this reaction। आपने सिंपल क्या करना है कि जिस भी डिजिट से हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको उसकी पावर बना दो। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, ये वाली रिएक्शन हमें गिवन है। इस रिएक्शन में ओवरऑल हमने 1/2 से मल्टीप्लाई की है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि केपी क्या होगा, केसी है ना, उसकी क्या करो आप जो भी मल्टीप्लाई की है उसको पावर बना दो। तो यहाँ पे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई की है, तो केसी की 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट केसी। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको कैसे लिखते हैं वो मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जब वो वाले PYQ आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्योरिंग काला एजार। काला एजार में कौन सा जो यूज होता है, यूज क्या होता है, तो कोलोइडल एंटीमनी होता है। क्वेश्चन 17 ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोनेट और ऑफ जिंक, जो कार्बोनेट और होगी जिंक में से क्या होगी, कैलामाइन होगी। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड। टी हाफ है, जब रिएक्शन का डबल किया जाता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो भी डबल हो जाती है। हमें बताना ऑर्डर क्या रहेगा रिएक्शन का। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे टी हाफ किसके इक्वल होता है, ए की पावर 1 माइनस एन की। ऐसे लिखते हैं हम, टी हाफ ए नोट की पावर एन माइनस 1। तो इसको ऊपर लेके गए तो ये ए माइनस 1 हो गया। अब हमारे को क्या दिया गया है यहाँ पे कि जो हमारी क्या है ऑर्डर, हमें बताना है कि जब टी हाफ हमने डबल किया तो वो भी डबल हो जाती है। जब हमने टी हाफ को डबल किया तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भी डबल हो जाती है। ये वाली चीज हमसे पूछी गई है। तो ये वाली देखो, ये वाली चीज कब पॉसिबल है, इनको इनको 1, ये इस इक्वेशन को 1 मानो, इसको 2 मानो। तो 1/2 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टी हाफ, और ये हो जाएगा, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। ये हो जाएगा ऊपर 2a और नीचे आएगा a, और सारे का हो जाएगा n-1। तो ये वाली चीज यहाँ से कैंसिल हुई, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1/2, और यहाँ से 2 की पावर n-1। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को इक्वल लाने के लिए हमें n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये 2 की -1 हो जाएगा, वो भी किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल। तो दोनों इक्वल कब आएंगे, जब हमारे पास n की वैल्यू 0 होगी। तो हमारा ऑप्शन 1 है, ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के इसके कितने होंगे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, जहाँ पे n की वैल्यू करी 3, तो हम n स्क्वायर से वो दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा n कितना है, 9 हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे देखो तो n 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 0 1 2। तो इसके लिए ऑर्बिटल होता है, इसके लिए p, सब शेल होती है, इसके लिए d। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, और यहाँ पे 5 होते हैं। तो 5 3 8 और 1 9। तो यहाँ पे 9 ऐसे भी आ सकता है, सीधा फॉर्मूला याद रखो आप n स्क्वायर, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो।
क्वेश्चन 21 में हमसे क्या पूछा गया है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल इज कैरीड आउट बाय विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम। जो ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में, वो कौन सी एंजाइम के द्वारा होता है, तो वो होता है जाइमेज के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 21 का। उसके बाद क्वेश्चन 22, व्हाट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू क्यूप्रिक साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना फैराडे लॉ से है, और ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में रिपीट होता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट है ना बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे हमसे कि हमने बताना कि कितना वेट होगा कॉपर का जब हमने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का पास किया है किसमें से, क्यूप्रिक साल्ट। तो क्यूप्रिक साल्ट सॉल्यूशन हम बोलते हैं CuSO4 को। तो यहाँ पे Cu किसके जैसे एग्जिस्ट होता है, Cu2+ के जैसे एग्जिस्ट होता है। और पहले हमें क्या दिया गया है, कॉपर दिया गया है। और इसमें कितना फैराडे इलेक्ट्रोसिटी का पास किया गया है, 1 फैराडे किया गया, इट मीन्स क्या, 1 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है। सेकंड में क्या हुआ है, कॉपर 2+ में है, तो यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी 2 एलिमेंट या मेटल दिए होते हैं उनको हमने लिखना होता है। तो यहाँ पे एक बार कॉपर दिया गया, दोनों बार ही कॉपर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फैराडे लॉ से, given mass of element 1 divided by given mass of element 2 is equal to equivalent mass of 1 divided by equivalent mass of element 2। तो given mass देखो यहाँ पे कॉपर का कितना दिया गया है 63.5, और ये वाला हमें निकालना है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाई में n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाई में n फैक्टर। और n फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, या तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट करते हैं या टोटल नेगेटिव चार्ज। अगर वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमें नहीं पता तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो देखो 1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, कॉपर +1 में है और 1 फैराडे यूज हुआ, तो इट मीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। और इसका जो मास होता है वो कितना होता है, कॉपर का 63.5, और n फैक्टर कितना है इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, डिवाइड बाई 2 के केस में कॉपर किसमें +2 फॉर्म में है, तो मास तो सेम ही रहेगा, मोलर मास तो कॉपर का चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें, डिवाइड बाई यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो 2 हो गया, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31.75 ग्राम। ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, कितने अमाउंट होगी वाटर की वो प्रोड्यूस होगी किससे, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से। ये हम यूनिटी मेथड से करते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, कंबशन है ना, यहाँ पे देखो मीथेन की जगह पे लास्ट आगे इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, तो उसको लिखो। कंबशन में हमें ऑक्सीजन ऐड करनी होती है और वहां से हमें CO2 H2O मिलता है, ये चीज वहां पे फिक्स होती है। सेकेंड स्टेप होता है वो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस किया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 12 इसका मास 4 इसका, तो टोटल मास कितना हुआ यहाँ पे मीथेन का 16 ग्राम ही हुआ है। और यही हमसे पूछा है कि 16 ग्राम से कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे देखो 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस हुए हैं, 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम और 2 का है तो 18 × 2 36 ग्राम। तो ऑप्शन 4 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 23 का। उसके बाद क्वेश्चन 24, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस इज रिलेटेड विद द मेटलर्जी ऑफ विच मेटल। जो हॉल हेरोल्ट प्रोसेस होता है वो किसकी मेटलर्जी के साथ जुड़ा होता है, तो वो एल्यूमिनियम मेटल की जो मेटलर्जी होती है ना उसके साथ जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन 24 ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25, 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expand isothermally into vacuum। देखो वैक्यूम जब भी आता है ना तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0 हो जाता है, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है आइसोथर्मली। ये वाला केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो हमें बताना है हाउ मच वर्क इज डन इन एक्सपेंशन। तो यहाँ पे कितना वर्क डन है वो यहाँ पे हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो हम वर्क डन कैसे लिखते हैं, माइनस में P/dV, और यहाँ पे P क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। अब यहाँ पे ये वाली चीज बोली गई है वैक्यूम में, और वैक्यूम में जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 0 हो जाता है। तो ओवरऑल जो हमारा वर्क ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 25 का। उसके बाद क्वेश्चन 26, द स्ट्रॉन्गेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट अमोंग द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले को रिड्यूस करे। इट मीन्स क्या कि वो उसको H प्लस दे दे, मीन्स क्या कि वो H प्लस इजिली दे देगा, तो वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वहां से उसने H प्लस हटा दिया, वो सामने वाले को देगा तो वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों को कुछ देना, ऐसा ही समझ सकते हो ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कि वो दूसरों को तो रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पे जिसका भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जितना जो भी यहाँ पे मोलिक्यूल है वो हाइड्रोजन जल्दी से दे देगा, वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसका सेल्फ का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमारा कैसे हम यहाँ पे होता है, देखो निखिल पास सब बिंदास, तो ये बी आई होता है ना, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ से ये एच को इजिली जाने दे देता है, तो सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है, BiS3 होता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद द रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सी। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी, तो देखो ये वाला टॉपिक मैंने अपने चैनल पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर एक बार वो वीडियो आप देखोगे ना, स्टीरिक नंबर की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो इजिली आप उसको कर पाओगे। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th की जो यूनिट है उसका क्वेश्चन रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमें, मैं ना आपको एक की निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी सारी आप अपने आप से निकाल लोगे। तो हमारे पास स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। यहाँ पे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस में, जितने भी मोनोवैलेंट एटम होते हैं जिसकी वैलेंसी 1 होती है, मोस्ट कॉमनली यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, या तो जितने भी हेलोजन होते हैं वो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमें उसको जोड़ना है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमें उसको घटाना है। तो यहाँ पे देखो मैं एक की दिखा देती हूँ आपको, इसको दिखाती हूँ, थर्ड की दिखाते हैं हम यहाँ पे XgO F4 की। तो यहाँ पे 1/2 आएगा पहले, और Xg क्या है, एक नोबल गैस है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन है वो उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो वो डाईवैलेंट होता है। तो मोनोवैलेंट कितने हैं, यहाँ पे 4 है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तो 12/2 ये हो जाएगा 6। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp3d2। तो यहाँ पे थर्ड का क्या आएगा, ए आएगा, तो थर्ड का ए आएगा हमारे पास, इसमें है और इसमें है, तो हमारा ऑप्शन 3 है ना वो सही है। बाकी आप निकाल के देखना, ये वाला टॉपिक मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और PYQ में भी बहुत बार आ चुका है, तो वहां भी मैंने सारे निकाल के दिए दिखाए हैं। यहाँ पे एक की जगह थी तो मैंने एक को निकाल के दिखा दिया। उसके बाद क्वेश्चन 28, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ से सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सॉलिड में क्या होगी, दोनों चीजें सॉलिड होनी चाहिए तभी वो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। कैम्फरिन नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन हमारे पास गैस है। ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, वाटर हमारे पास लिक्विड है। एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, देखो सोडियम भी सॉलिड फॉर्म में होता है, एमलगम होता है जो मरकरी का वो भी सॉलिड ही फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, ऐसे करके आप कर सकते थे इसको। उसके बाद क्वेश्चन 29, द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 119 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियडिक टेबल। अगर हमारे पास एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो 119 है, तो वो पीरियडिक टेबल में कहाँ पे जाएगा। देखो हमारी पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, वहीं 118 एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे ये हमारा 18th ग्रुप होता है। अब जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, तो वो किस में जाएगा, वो सबसे पहले वाले ग्रुप में जाएगा, तो ग्रुप 1 में जाएगा वो। अगर हमने यहाँ पे 119 हुआ तो वो ग्रुप 1 में जाएगा, और अगर वो 120 हुआ तो वो ग्रुप 2 में जाएगा। यहाँ पे कई बार 119 दे देते हैं, कई बार 120 दे देते हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में जाएगा तो वो हमारे पास ग्रुप 1 2 S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास 19 दिया गया है ना, तो वो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, और फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। तो हमारा ऑप्शन 4 है, ऐसे करके वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं होता, तो देखो NeF2, Ne क्या होती है, हमारे पास एक नोबल गैस होती है, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 निकल के आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 31, एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इनमें से ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा इंसुलिन। तो हमारा क्वेश्चन 31 का ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी जो रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, तो देखो क्रॉस और एल्डोल रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी, गेटरमैन कोच रिएक्शन होगी, या होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी। तो कौन सी जो रिएक्शन है इनमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, वो हमें बताना है। तो हमने देखो ये कैनिजारो रिएक्शन है ना, बहुत बार पूछी जा चुकी है, और हमने देखा था कि जो कैनिजारो रिएक्शन है
उसमें क्या होता है, एक बार हमारे पास जो हम बेंजा एल्डिहाइड लेते हैं, तो वो एक तो उसमें क्या होता है, वहां पे हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते मिलते हैं। यहाँ पे हमने लिया एल्डिहाइड, बेंजा एल्डिहाइड हमने लिया, तो यहाँ से 2 मोल इसके लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे हमें ये मिलता है अल्फा पे हाइड्रोक्सी और ये कीटोन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाली चीज मिलती है, तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड था, अगर एल्डिहाइड का डिस्प्रोपोर्शनेशन हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, तो यहाँ पे एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का कोहल में बदलना क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एल्डिहाइड का कीटोन में बदलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 33, एडिशन ऑफ Br2 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मीजो डाइब्रोमाइड। मीजो डाइब्रोमाइड क्या होता है, मीजो का मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट जिसमें से पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री हम निकालेंगे ना, तो वो वहां पे अच्छे से सुटेबल होगी, मींस जितना हम पीओएस के बाद जो ऊपर बचेगा वो नीचे बचेगा, जो लेफ्ट हैंड बचेगा जो राइट हैंड बचेगा। देखो कैसे देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट है, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो यहाँ पे देखो ब्यूट मीन्स क्या, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, 1 2, और यहाँ पे देखो ट्रांस दिया गया है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, और ये एच और ये एच। अब हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे हमें Br2 डालना है, तो Br2 का एडिशन कैसे होता है, सिस एडिशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br, एच एच और ये CH3 और ये CH3। तो यहाँ से जब हमने POS प्रेजेंट किया तो यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे सेम है, तो ये हमारा होता है मीजो। मीजो ये किस में होगा, ऑप्शन 2 में हमें मिलेगा, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स। वहां पे जब हम सोडियम साल्ट लेते हैं किसका, बेंजोइक एसिड का, मीन CH3COONA लेते हैं बेंजीन पे, तो वहां पे हमारे पास सोडा लाइम के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है। ये हम किसको बोलते हैं, सोडा लाइम NaOH प्लस COA के पूरे कंबाइन को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। और ये क्या, बेंजोइक एसिड बनाओ पहले। ऐसे होता है, यहाँ पे सोडियम साल्ट दिया गया है तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें जब हम सोडा लाइम डालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजीन। तो हमारा क्वेश्चन 34 ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 में हमसे क्या पूछा गया है, गिव नेम द एल्कीन विच ऑन ओजोलाइसिस गिव्स एसीटोन। इनमें से कौन सी ऐसी एल्कीन होगी जो हमें ओजोलाइसिस पर एसीटोन देगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास, मैं 1 बाय 1 आपको सारे सोल्व करके दिखाऊं, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट मैंने नंबर ऑफ कार्बन कितनी होंगी, 4 होंगी, और 1 2 पोजिशन पे इन होगा। और हमने इसमें ओजोनोलाइसिस में क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा कि यहाँ से डबल बॉन्ड काटो और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, और यहाँ पे देखो ये H और यहाँ पे सेम ऐसा ही प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये इथेनॉल मिले दोनों। तो लेकिन हमें क्या चाहिए था, एसीटोन चाहिए था। ऐसे ही अगर ब्यूट 1 इन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे भी हमें दोनों ही क्या मिलेंगे, कीटोन नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे भी हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड ही मिलेंगे। लेकिन ये वाली चीज देखो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 4, और 2 पे 1 2 3 4, 2 पे इन है, और 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल है। अब यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड काटो और इसको दोनों साइड डबल बॉन्ड लगाओ, ये ऑक्सीजन लगाओ, तो एक वाला ये बना और सेकंड वाला ये क्या बना, ये हमारा क्या होता है, एसीटोन होता है। तो किसमें हमें सही आंसर मिलेगा, ऑप्शन 3 में हमें सही आंसर मिलेगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 36, द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजा एल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यून बाई क्रोमाइल क्लोराइड इज। हमें रिएक्शन बतानी है, बेंजा एल्डिहाइड हमें लेना है, मिलेगा किससे, टोल्यून से, CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में। तो ये वाली रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, इटार्ड रिएक्शन ये होती है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37, द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट विद एनिलीन गिव पैरा एमिनो बेंजीन। जो रिएक्शन होती है ना डाइजोनियम साल्ट की एनिलीन के साथ, देखो एनिलीन पहले बनाओ, डाइजोनियम साल्ट, ये होता है हमारा डाइजोनियम साल्ट। और यहाँ पे किसके साथ, पैरा पे एमिनो एजो, किसके साथ इसकी रिएक्शन करनी है, एनिलीन के साथ।
एनिलीन NH2 होता है ना, इसके साथ इसकी रिएक्शन करनी है। यहाँ पे होता क्या है, ये N2+ यहाँ पे रिएक्ट करता है और H यहाँ से इस पे अटैक करेगा और यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे देखो किसने इलेक्ट्रो क्या किया है, प्लस का चार्ज है ना, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया है और H यहाँ से जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ हमारे पास। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38, द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज। हमें किसका, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन हमने लेनी है और इसका रिडक्शन करना है जिंक डस्ट और एमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन मिलता है। तो हमारा यहाँ पे मिलेगा NHOH होता है वाला फॉर्मूला होता है इसका, ये वाला हमें मिलेगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट हीटेड विद एक्वस सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट के साथ हमें हीट करना है इसको कॉपर की परसेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ पे हमें डाइजोनियम क्लोराइड होता है वैसे हमारे पास, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ्लोरोफोरेट दिया है। तो ये ऐसे हो जाएगा BF4 नेगेटिव। किसकी परसेंस में, सोडियम नाइट्राइट की परसेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलता है नाइट्रो बेंजीन हमें मिलता है। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40, पोटासियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल थैलियमाइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल होगा, तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, थैलिमाइड, पोटासियम साल्ट लेना है थैलिमाइड का। तो थैलिमाइड क्या होता है, यहाँ पे देखो एमाइड होना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड हो और N नेगेटिव और K प्लस, क्योंकि पोटासियम का साल्ट दिया गया और यहाँ पे हमने लिया एल्काइल हैलाइड लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, KCl तो चला जाता है और ये नेगेटिव साइन है ना, इसका यहाँ पे अटैक होता है और यहाँ पे अटैक होने की वजह से और ये Cl को यहाँ से भेज देता है। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल आया है और Cl को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे K+ को यहाँ से हटा के और ये R है यहाँ पे लगा है। तो क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 40 का। उसके बाद क्वेश्चन 41, द डबल बॉन्ड in C2 consist both sigma bond, both pi bond, 1 sigma and 1 pi bond, both coordinate bond। तो जो C2 होता है ना, वैसे तो हमने बोला था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल हम बनाएंगे तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनेगा, उसके बाद वहां पे पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे C2 के केस में एक्सेप्शन होता है कि दोनों ही बॉन्ड इसमें क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 42, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ फॉलोइंग इज। 2s ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमें बतानी है। तो ये वाला आपका क्लास 11th की स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, उस यूनिट से फॉर्मूला लिया गया है। एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z²/n²। वैसे तो यहाँ से हमें दिखेगा कि एनर्जी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन मीन्स क्या, कि जितनी जेड की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी और जितनी जेड की वैल्यू कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमें एटॉमिक नंबर देखना है, जिसका छोटा एटॉमिक नंबर उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, डाई इथाइल एमाइन होता है, ट्राई इथाइल एमाइन होता है, अमोनिया एनिलीन, कौन सा होता है। तो देखो बेसिसिटी अगर आपने बतानी है तो वहां पे डोनेशन होगा। डोनेशन किसका, लोन पेयर्स का। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पहले बहुत बार रिपीट हो चुका है, 19 में, 20 में, 21 में, इनमें। तो यहाँ पे देखो इसमें डाई मिथाइल है, मीन्स 2 ग्रुप हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले। यहाँ पे ट्राई इथाइल एमीन है, मीन्स क्या, N है और इस पे 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जो तीनों इथाइल ग्रुप हैं ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। जितनी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, डोनेशन होगा। इट मीन्स उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। तो क्वेश्चन 43 ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 44, विच ऑफ फॉलोइंग हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सबसे कम एंथैल्पी किसकी होगी एटोमाइजेशन की। देखो जो एटम जो आपस में एटोमाइजेशन ही नहीं बनाएगा ना, तो उसकी सबसे कम होगी। तो जिंक के पास हमारी फुल्ली फील्ड शेल होती है, तो ये एटोमाइजेशन की जो एंथैल्पी होती है इसकी सबसे कम होती है। तो क्वेश्चन 44 ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 45, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर कैमियोशोप्शन। इनमें से कौन सा कैमियोशोप्शन के लिए इनकरेक्ट होता है। एक होता फिजियोप्शन, एक होता कैमियो।
ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये बात सही है कि वो स्पेसिफिक होता है। उसके बाद इट रिजल्ट इनटू मल्टीलेयर, मल्टीलेयर होता है ना वो फिजी ऑप्शन होता है, केमी ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन 2 हमारा गलत है और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता, सही बात है। इट इज इरिवर्सिबल, केमिकल बॉन्ड बनेगा तो वो प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। उसके बाद क्वेश्चन 46, विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो क्या पूछा हमें, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करेगी। तो डाइल्यूशन हम करेंगे जब, तो मान लिया हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस। अब यहाँ पे हमारे पास इतने स्पेस में 100 मॉलिक्यूल है। डाइल्यूशन मीन्स हमने पानी ऐड किया, इतना हमारे पास पानी हो गया, लिक्विड हो गया, मॉलिक्यूल अब भी 100 ही है। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल 100 है तो उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो उनकी मूवमेंट है वो और ज्यादा होगी, और ज्यादा मूवमेंट होगी तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन 46 ऑप्शन 1 है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 47, इन विच ऑफ फॉलोइंग डेल्टा जी नोट इज करेक्टली रिलेटेड टू ई नोट शेल, इनमें से किस में जो डेल्टा जी नोट है वो सही से, मतलब ई नोट सेल का फॉर्मूला हमने बताना है, डेल्टा जी नोट दोनों के साथ जो रिलेशन दिखाएगा। तो ये होता है एन एफ ई नोट शेल, तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, एन माइनस में एन एफ ई नोट शेल। तो ऑप्शन 4 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 47 का। उसके बाद क्वेश्चन 48, द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज हाईएस्ट फॉर कोएगुलेशन ऑफ Al2O3.XH2O सॉल्ट। तो हमें बतानी है फ्लोकुलेटिंग पावर। अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो हम नेगेटिव देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव देखेंगे। जब देखो एल्यूमिनियम होता है वो +3 में होता है, मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो कोएगुलेशन के लिए इसको क्या चाहिए होगा, नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ढूंढो, यहाँ पे पॉजिटिव है ये नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर होगी। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव होता तो फिर हम पॉजिटिव वाले को चेक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 49, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमोंग द फ्लोइंग। यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी इन सब में किसकी होगी। तो देखो यहाँ पे है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, आपको लगेगा कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये बात सही है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो FCl Br I ऐसे होता है। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड है वो वीक होगा, बॉन्ड वीक है तो वो इजिली टूटेगा, इजिली टूटेगा तो वहां पे डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में क्या हो जाता है, इन दोनों में फ्लोरीन है, उस पे FF ऐसे होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा वेरी होता है, तो इसको आपने याद रखना है। F2 ज्यादा नहीं होता, Cl2 इससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होता है। तो इसलिए देखो Cl पहले आएगा, F2 पीछे आएगा, बाकी जो चीजें हैं वो सेम है। यहाँ पे साइज बड़ा है, बॉन्ड वीक होगा, तो थोड़ा सा बॉन्ड देने, थोड़ी सी एनर्जी देने पे बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे हमने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 50, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोबियम इज। तो देखो नियोबियम किसके नीचे आता है, विनोबिता। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास होता है आर्गन 4d3 और 4s2 ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हम मानते हैं यहाँ पे 5d, यहाँ पे हमारे पास ये होता है, लेकिन यहाँ पे होता 3d। हाँ, और यहाँ पे अगर हमारे पास 4d3 होना था तो ऐसे करके हम इसको ये लगा देंगे, लेकिन ये नहीं होता। जो चीजें एक्सेप्शनल होती है उनको आपने याद करना है, कैसा ही पैलेडियम का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 51, कैरियस मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ विच एलिमेंट। जो कैरियस मेथड होता है वो किसके एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, हेलोजेंस के लिए। तो हमारा क्वेश्चन 51 का ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 52, विच ऑफ फॉलोइंग डिटर्जेंट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में कौन सा डिटर्जेंट यूज होता है, सेट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ऑप्शन 1 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 53, द स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर रिलेटेड एज। ये वाला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट से रहेगा। तो क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास कि जो कॉम्प्लेक्स ये होते हैं ना स्टेप वाइज कांस्टेंट होते हैं, उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, ओवरऑल कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 करके करेक्ट हो जाएगा। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, डिवीजन भी नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 54, द आइसोओक्टेन इज। इनमें से आइसोओक्टेन क्या होगा। तो पहले आइसोओक्टेन का आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो 8 कार्बन होती हैं और आइसो मीन्स यहाँ पे ये वाला ग्रुप होता है, ये ऐसे होता है। तो इसकी नेमिंग देंगे हम तो 1 2 3 4 5।
तो हमारे पास क्या है, 2 पे तो 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाइमिथाइल और एक 4 पे मिथाइल है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंट है, तो पेंटेन। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन 3 ऐसे करके हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 55, द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस ट्रांस 2 4 हेक्साडाइन गिव्स, यहाँ पे हमें साइक्लाइजेशन किसका करना है, ट्रांस ट्रांस 2 4 हेक्साडाइन। तो इसको बना, पहले ये वाला क्वेश्चन है ना आपका पेरिसाइक्लिक का है। यहाँ पे ट्रांस ट्रांस जब होता है ना, तो जब भी हमारे पास ट्रांस ट्रांस हो या तो सिस सिस हो, तो हम उसको लिखते हैं सिस। तो ये दोनों हमारे पास क्या हुए, सिस हुए। ओवरऑल क्या हुआ हमारे पास, सिस हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है ना, तो ऐसे करके होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये रिंग क्लोज हो जाती है। इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमसे पूछी है। तो यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 पाई, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 पाई है। और 4 पाई में जब भी हमारे पास हीट देती है, तो ये क्या होता है, कौन होता है, किसी से कौन, सी से चेंज, तो यहाँ पे स्टीरियो चेंज होती है। पहले यहाँ पे सिस था, तो बाद में ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। एक अबाउट द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वही सही होगा कि ओनली ट्रांस 3 4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन को, जो ट्रांस है 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4, जो डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है वही सही होगा। तो क्वेश्चन 55 ऑप्शन 1 है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56, द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर, इनमें से हाईएस्ट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है कौन से पॉलीमर में यूज होता है, तो वो होता है हमारा नाइलॉन 6 में। जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन से पॉलीमर में मिलता है, नाइलॉन 6 में। उसके बाद क्वेश्चन 57, जब हमारे पास व्हेन एन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेसिक एमाइड, ये हमारे पास एराइल हेलाइड है, वो किसके साथ, हमने किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यूज करना। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे होगा, लिक्विड एमोनिया, लिक्विड एमोनिया है, लिक्विड एमोनिया एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, एनिलीन में चेंज हो जाता है। ये तो इन्होंने बताया है, हमें बताना है इंटरमीडिएट क्या होगा, यहाँ पे बीच में क्या बना होगा। तो देखो ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ से एच को निकाल लेगा। तो जैसे ही एच को निकाला, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। यहाँ पे इन बॉन्डों को ऐसे दिखाओ, ठीक है, और यहाँ से Cl जाएगा, तो यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट बनेगा हमारे पास, बेंजाइन। तो बेंजाइन है हमारा ऑप्शन 1 वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 58, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटर होता है ग्लोबल वार्मिंग में वो क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद क्वेश्चन 59, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स, तो देखो स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो डायमैग्नेटिक होते हैं। जहां भी आपको स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स दिखे वहां पे सीधा डायमैग्नेटिक लगा दिया करो, और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 60, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से हमें क्या होती है, मस्कुलर है वो वीकनेस हो जाती है, ठीक है। वहां से ये वाला विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन ई होता है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके जो हमारा पेपर है 2018 वो भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।